नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, अद्दाब, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और ये आपका केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट होगा। चलिए इसको याद करते हैं। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहता है बॉयल के नियम के अनुसार कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बॉयल का नियम है, ठीक है। चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ये दोनों को एक बार फिर से देखेंगे। बॉयल का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन स्थिर दाब पर ये चार्ल्स का नियम कहता है दोस्तों कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अच्छा, बॉयल का नियम लागू होता है नियत तापमान पर। चार्ल्स का नियम लागू होता है नियत दाब पर। अच्छा, बॉयल का नियम लागू होता है नियत ताप पर। देखिए यहाँ समझिएगा दोस्तों, बॉयल का नियम लागू होता है नियत ताप पर और चार्ल्स का नियम लागू होता है नियत दाब पर, ठीक है। सभी गैसें शून्य आयतन घेरती है कितना ताप पर? -273.15 डिग्री सी। सभी गैसें शून्य आयतन घेरती है -273.15 डिग्री सी ताप पर। परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सी। समान ताप व दाब पर गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर। समान ताप व दाब पर गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक गैस जो बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम तथा एवोगाड्रो नियमों का पूर्णतः पालन करती है वह एक आदर्श गैस कहलाता है। ऐसा गैस जो बॉयल का नियम, चार्ल्स के नियम तथा एवोगाड्रो के नियमों का पूर्णतः पालन करता है वह आदर्श गैस कहलाता है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है गैस की मोलों की संख्या पर। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है गैस की मोलों की संख्या पर। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है गैस की मोलों की संख्या पर। आदर्श गैस का समीकरण है P बराबर nRT, PV बराबर nRT। आदर्श गैस का समीकरण है PV बराबर nRT। गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R क्या प्रदर्शित करता है? तो एक मोल गैस को, जो R है दोस्तों, वह 1 मोल गैस को प्रदर्शित करने का काम करता है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुण एवं अवस्था में नहीं। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुण और अवस्था में नहीं होता है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? एक नया पदार्थ प्राप्त होता है जो मूल पदार्थ से रासायनिक एवं भौतिक गुणों में पूर्णतः भिन्न होता है। रासायनिक परिवर्तन में होता है कि एक नया पदार्थ प्राप्त होता है जो मूल पदार्थ से रासायनिक एवं भौतिक गुणों में पूर्णतः भिन्न होता है। आगे बढ़िए। दूध से दही जमना, लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही जमना, लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती जलना और जल अपघटन किसका उदाहरण है? जल अपघटन भी रासायनिक परिवर्तन है। समझिएगा कौन कौन है। दूध से दही जम गया, लोहा पर जंग लग गया, मोमबत्ती जल रहा है और जल अपघटन हो रहा है। सारा का सारा रासायनिक परिवर्तन है। शक्कर का पानी में घुलना, जल का वाष्प में परिवर्तन, पानी का जमकर बर्फ बनना, दोस्तों ये भौतिक परिवर्तन होगा। दूध से क्रीम अलग करना, दही से मक्खन निकालना, ठीक है। उधर पातन, मोम का गलना भौतिक परिवर्तन है दोस्तों। मोम का जलना, समझिएगा, यहाँ देखिए यहाँ क्या कर रहा है, यही क्वेश्चन फंसता है। मोमबत्ती का जलना तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि मोम का गलना भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। दूध से क्रीम अलग करना, दही से मक्खन निकालना, दही जमाना रासायनिक है लेकिन दही से मक्खन निकालना भौतिक हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान देंगे। और यहाँ पर आपने देखा
शक्कर का पानी में घुलना भी भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में परिवर्तन भी भौतिक परिवर्तन है। पानी का जमकर बर्फ बनना भी भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होता है उष्मा के रूप में। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होता है उष्मा के रूप में। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होता है उष्मा के रूप में। ठीक है, ऑक्सीकरण एवं अवकरण वे अभिक्रिया जिसमें जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करता है वो ऑक्सीकरण कहलाता है। वे अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग करता है ना, वो ऑक्सीकरण कहलाता है। कहता है कि वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व या तो ऑक्सीजन से करेगा या विद्युत ऋणात्मक तत्व से करेगा, संयोग करेगा, तो वह ऑक्सीकरण कहलाता है। लोहा पर जंग लगना, चांदी पर काली परत तथा तांबे पर हरी परत ऑक्सीकरण है। लोहा पर जंग लगेगा तो ऑक्सीकरण होगा, चांदी पर काली परत होगा तो ऑक्सीकरण होगा, और तांबा पर हरा परत चढ़ेगा तो भी ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण के कारण ही होता है। तत्व या यौगिक द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाता है। तत्व या यौगिक द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाता है। तत्व या यौगिक द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। ठीक है, कहता है तत्व या यौगिक द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्रिया है ना, वो ऑक्सीकरण कहलाएगा। तत्व या यौगिक रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ना, तो अवकरण या अपचयन होगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि किसी भी तत्व या यौगिक का जो रासायनिक अभिक्रिया होगा, तत्व या यौगिक का किसी का भी जो रासायनिक अभिक्रिया होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना तो ऑक्सीकरण होगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो अवकरण या अपचयन होगा। पुरानी किताबों का कागज भूरा हो जाता है सेलुलोज के अवकरण के कारण। पुरानी किताब का जो कागज है वो भूरा हो जाता है। पुरानी किताब का कागज भूरा हो जाता है सेलुलोज के अवकरण के कारण। पुरानी किताबों का कागज भूरा हो जाता है सेलुलोज के अवकरण के कारण। ठीक है, जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब उसे दूसरा ग्रहण करता है। जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब तभी तभी उसे दूसरा ग्रहण करता है। ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। समझिएगा, जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना, तभी उसको दूसरा ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जंग लगना रेडॉक्स अभिक्रिया है। जंग लगना रेडॉक्स अभिक्रिया है। श्वसन में शर्करा ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में शर्करा का होना ऑक्सीकरण है। श्वसन में शर्करा का होना ऑक्सीकरण है। श्वसन में शर्करा का होना ऑक्सीकरण है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। धातु होता है उष्मा एवं विद्युत का सुचालक। धातु होता है उष्मा एवं विद्युत का सुचालक। धातु होता है उष्मा एवं विद्युत का सुचालक। धातु का घनत्व एवं गलनांक उच्च होता है। धातुओं का घनत्व एवं गलनांक उच्च होता है। धातुओं का घनत्व एवं गलनांक उच्च होता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला तत्व एकमात्र धातु दोस्तों पारा है। अच्छा, क्विक सिल्वर कहते हैं पारा को। क्विक सिल्वर कहते हैं पारा को। क्विक सिल्वर पारा को कहते हैं। पारा का निष्कर्षण किया जाता है सीनेवार से। पारा का निष्कर्षण करते हैं सीनेवार से। पारा का निष्कर्षण करते हैं दोस्तों सीनेवार से। ठीक है, सबसे हल्का धातु लिथियम है। सबसे हल्का धातु लिथियम है। सबसे भारा धातु ओस्मियम है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। फिर से देखिएगा, धातु क्या है? उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। धातु का घनत्व एवं गलनांक उच्च होता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु पारा है। क्विक सिल्वर पारा को कहते हैं। पारा का निष्कर्षण सीनेबार से करते हैं। सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। ठीक है, आगे देखेंगे। सबसे कठोर धातु क्रोमियम है। सबसे कठोर धातु क्रोमियम है। सबसे कठोर धातु क्रोमियम है। सफेद सोना प्लेटिनम को बोलते हैं। सफेद सोना प्लेटिनम को बोलते हैं। सबसे विषैली धातु प्लूटोनियम है। सबसे विषैली धातु प्लूटोनियम है। सबसे विषैली धातु प्लूटोनियम है। धातुओं का निष्कर्षण होता है अयस्क से। धातुओं का निष्कर्षण होता है अयस्क से। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु स्टील है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु स्टील है। पृथ्वी की भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम है और दूसरा लोहा है। पृथ्वी की भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम है और दूसरा लोहा है। दोस्तों एक बार फिर से देखेंगे।
सबसे कठोर धातु क्रोमियम है, सबसे कठोर धातु क्रोमियम है। सफेद सोना प्लेटिनम को बोलते हैं, सफेद सोना प्लेटिनम को बोलते हैं। सबसे विषैली धातु प्लूटोनियम है, सबसे विषैली धातु प्लूटोनियम है। धातु का निष्कर्षण अयस्क से करते हैं, धातुओं का निष्कर्षण अयस्क से किया जाता है। सबसे प्रत्यास्थ धातु स्टील है, सबसे प्रत्यास्थ धातु स्टील है। पृथ्वी की भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम है और दूसरा लोहा है। पृथ्वी की भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम और दूसरा लोहा है। पृथ्वी पर सबसे कम पाया जाने वाला धातु स्टेटिन है, स्टेटिन। पृथ्वी पर सबसे कम पाया जाने वाला धातु स्टेटिन है, पृथ्वी पर सबसे कम पाया जाने वाला धातु स्टेटिन है। भू प्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है और दूसरा सिलिकॉन है। भू प्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है और दूसरा सिलिकॉन है। भू प्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, दूसरा सिलिकॉन है। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है वो तन्यता है। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है वह तन्यता कहलाता है। ठीक है। धातुओं का वह गुण जिसे पीटकर चादर में परिवर्तित किया जाता है उसको अधातवर्ध्यता कहते हैं। सबसे अधातवर्ध धातु सोना है। आशा की धातु यूरेनियम है, आशा की धातु यूरेनियम है, आशा की धातु यूरेनियम है। भय की धातु प्लूटोनियम है, भय की धातु प्लूटोनियम है, भय की धातु प्लूटोनियम है। भविष्य की धातु टाइटेनियम है, भविष्य की धातु टाइटेनियम है, भविष्य की धातु टाइटेनियम है। चाकू से काटा जाता है वह कौन सा धातु है? सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम को दोस्तों चाकू से काटते हैं, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम को चाकू से काट देते हैं। एक बार फिर से देखेंगे। धातुओं का वह गुण जिसे पीटकर चादर में परिवर्तित किया जाता है अधातवर्ध्यता कहलाता है। सबसे आघातवर्धता धातु सोना है। आशा की धातु यूरेनियम, आशा की धातु यूरेनियम। भय की धातु प्लूटोनियम, भय की धातु प्लूटोनियम। भविष्य की धातु टाइटेनियम, भविष्य की धातु टाइटेनियम। चाकू से काटी जाने वाली धातु है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। चाकू से काटी जाने वाली धातु है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। चाकू से काटे जाने वाली धातु सोडियम, लिथियम और पोटेशियम है। सोडियम की अधिकता से रक्तचाप बढ़ जाता है। जब शरीर में सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जब शरीर में सोडियम, इसीलिए NaCl, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, नमक खाने से बढ़ जाता है। ठीक है, वही बात कर रहा है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। सोडियम की खोज हम्फ्री डेवी ने 1807 में किया था। सोडियम का खोज हम्फ्री डेवी ने 1807 में किया था। सोडियम की खोज हम्फ्री डेवी ने 1807 में किया था। सोडियम का संग्रहण किया जाता है मिट्टी के तेल में। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं, वही कर रहा है। सोडियम को जल डालने पर कौन सी गैस मुक्त होता है? हाइड्रोजन। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होता है? हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पनडुब्बी जहाज तथा अस्पताल आदि में बंद हवा को शुद्ध करने में उपयोग होता है सोडियम परऑक्साइड का। पनडुब्बी जहाजों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में उपयोग किया जाता है सोडियम परऑक्साइड। पनडुब्बी जहाज तथा अस्पताल आदि में बंद हवा को शुद्ध करने में उपयोग किया जाता है सोडियम परऑक्साइड। ठीक है, आइए सोना और चांदी को थोड़ा पढ़ें। सोना और चांदी, धातुओं का राजा सोना है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और आभूषण बनाया जाता है 22 कैरेट सोना से। ठीक है, 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोना 75% होता है। 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोना दोस्तों 75% होता है। 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोना 75% ही होता है। कृत्रिम सोना रोल गोल्ड होता है, कृत्रिम सोना रोल गोल्ड होता है, कृत्रिम सोना रोल गोल्ड होता है। रोल गोल्ड मिश्र धातु होता है तांबा और एल्युमिनियम का। रोल गोल्ड मिश्र धातु होता है तांबा एल्युमिनियम का। रोल गोल्ड मिश्र धातु होता है तांबा और एल्युमिनियम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तांबा। सोना के आभूषण बनाते समय उसको कठोर बनाने में उसका मिलाया जाता है तांबा। सोना का लैटिन नाम ओरम होता है, सोना का लैटिन नाम ओरन होता है। झूठा सोना या बेवकूफों का सोना कहलाता है आयरन सल्फाइड और आयरन पाइराइट। झूठा सोना या बेवकूफों का सोना कहते हैं आयरन सल्फाइड को या आयरन पर पाइराइट को।
तो आयरन सल्फाइड और आयरन पायराइड, आयरन सल्फाइड और आयरन पायराइड दोनों को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। सोना का घो सोना को घोला जा सकता है एक्वा रेजिया में, ठीक है। तो सोना को घोला जाता है एक्वा रेजिया में, और एक्वा रेजिया क्या होता है? हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक व नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। एक्वा रेजिया दोस्तों हाइड्रोलिक व नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंट्स होता है। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम होता है। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम होता है। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है। इसको फिर से देखेंगे। सोना के आभूषण बनाते समय उसको कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाते हैं। सोना का लैटिन नाम औरम होता है। झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना आयरन सल्फाइड या आयरन सल्फाइड और आयरन पायराइड को बोलते हैं। तो आयरन सल्फाइड और आयरन पायराइड्स इसको झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। सोना को घोला जा सकता है एक्वा रेजिया में, और एक्वा रेजिया दोस्तों हाइड्रोलिक और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। एक्वा रेजिया हाइड्रोलिक और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। एक्वा रेजिया हाइड्रोलिक और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है। चांदी का लैटिन नाम दोस्तों अर्जेंटम है। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक दोस्तों चांदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा का न्यूनतम संचालन शीशा में, ऊष्मा का न्यूनतम संचालन होता है शीशा में। ठीक है, ऊष्मा का न्यूनतम संचालन शीशा में होता है। हॉर्न सिल्वर बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड को। हॉर्न सिल्वर बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड को। हॉर्न सिल्वर कहा जाता है सिल्वर क्लोराइड को। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, अब आता है कि मतदान के समय मतदाता के उंगली पर निशान लगाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है, तो मतदाता के उंगली में लगाते हैं सिल्वर नाइट्रेट, मतदाता के उंगली में सिल्वर नाइट्रेट, और कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड से होता है। इसको याद रखिएगा। कागज पर पुराने उंगली के चिन्ह को किससे विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। समझिएगा तीनों को फिर से। देखिए, कृत्रिम वर्षा कराएंगे सिल्वर आयोडाइड से, कृत्रिम वर्षा कराएंगे सिल्वर आयोडाइड से, कृत्रिम वर्षा कराएंगे सिल्वर आयोडाइड से। मतदान के समय मतदाता के उंगली पर जो निशान लगाते हैं सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है, और कागज पर पुराने उंगली के चिन्ह को विकसित करने के लिए भी सिल्वर नाइट्रेट का घोल से ही पता चलता है। देखिए, कहता है कि सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। तो सोना और चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग करते हैं नाइट्रिक अम्ल का। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग करते हैं नाइट्रिक अम्ल का HNO3। चांदी की सतह काला होता है। चांदी की सतह दोस्तों चांदी की सतह को काला कर देता है ओजोन गैस। चांदी की सतह को काला कर देता है ओजोन गैस। चांदी की सतह को काला कर देता है ओजोन गैस। अब है अधातु और उसके गुण, समझिएगा। अधातु होता है विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक। ग्रेफाइट भी एक अधातु है, लेकिन ऊष्मा का और विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, देखिए अधातु विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है, लेकिन एक अधातु ऐसा है ग्रेफाइट जो कि ये ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन है। पीरक नाशक के रूप में उपयोग होता है ब्रोमीन। पीरक नाशक के रूप में उपयोग होता है ब्रोमीन। पीरक नाशक के रूप में उपयोग होता है ब्रोमीन। ठोस वाष्पशील अधातु है आयोडीन। ठोस वाष्पशील अधातु है आयोडीन। ठोस वाष्पशील अधातु आयोडीन है। किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? आयोडीन में। किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? आयोडीन में। एक बार फिर से देखेंगे, अधातु क्या है? तो अधातु वैसा है जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट एक अपवाद में है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु एकमात्र अधातु ब्रोमीन है। पीरक नाशक के रूप में उपयोग होता है ब्रोमीन का। पीरक नाशक के रूप में उपयोग होता है ब्रोमीन का। ठोस वाष्पशील अधातु है आयोडीन। ठोस वाष्पशील अधातु है आयोडीन। किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? आयोडीन में। किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? आयोडीन में। किस धातु में धातु चमक पाई जाती है? आयोडीन में। कहता है सबसे भारी गैसीय धातु रेडॉन है। सबसे भारी गैसीय धातु रेडॉन है। सबसे भारी गैसीय अधातु सबसे भारी गैसीय अधातु तत्व रेडॉन है। सबसे भारी गैसीय अधातु तत्व रेडॉन है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% है। वायुमंडल गर्म होता है स्थलीय विकिरण के द्वारा।
वायुमंडल गर्म होता है स्थलीय विकिरण के द्वारा, वायुमंडल गर्म होता है स्थलीय विकिरण के द्वारा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है राइजोबियम, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है राइजोबियम, राइजोबियम पाया जाता है दलहनी पौधा के जड़ में। कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए बैल या सांड के बीज को रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में, ये तो आप जानते ही हैं। अमोनिया नाइट्रोजन का यौगिक है, अमोनिया नाइट्रोजन का यौगिक है, अमोनिया नाइट्रोजन का यौगिक है, अमोनिया नाइट्रोजन का यौगिक है। अमोनिया का निर्माण किया जाता है हैबर विधि द्वारा, अमोनिया नाइट्रोजन का यौगिक है लेकिन अमोनिया का निर्माण करते हैं हैबर विधि के द्वारा। अमोनिया क्या है? नाइट्रोजन का यौगिक है। अच्छा, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का, फ्रिज में जल को ठंडा रखने के लिए उसमें प्रयोग करते हैं अमोनिया गैस का। श्वेत या पीला फास्फोरस को स्वतः जलने से बचाने के लिए इसको हम जल में डुबा कर रखते हैं। श्वेत या पीला फास्फोरस को स्वतः जलने से बचाने के लिए इसे कहाँ रखते हैं? जल में डुबाकर। दिया सलाई प्रयोग होता है लाल फास्फोरस, दिया सलाई लाल फास्फोरस। पर फिर से अमोनिया है नाइट्रोजन का यौगिक, अमोनिया किसका यौगिक है? नाइट्रोजन का यौगिक है। अमोनिया का निर्माण किया जाता है हैबर विधि द्वारा, अमोनिया का निर्माण होता है हैबर विधि द्वारा। फ्रिज में जल को ठंडा रखने के लिए उसमें प्रयोग करते हैं अमोनिया गैस। श्वेत या पीला फास्फोरस को स्वतः जलने से बचाने के लिए रखते हैं जल में डुबाकर। दिया सलाई प्रयोग किया जाता है लाल फास्फोरस। अगला है युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फॉस्फीन का। युद्ध के समय धुआं का पर्दा बनाने के लिए प्रयोग करते हैं फॉस्फीन का। युद्ध के समय धुआं का पर्दा बनाने के लिए प्रयोग करते हैं फॉस्फीन का। चूहा के विष के रूप में उपयोग करते हैं जिंक फॉस्फाइड, चूहा के विष के रूप में उपयोग करते हैं जिंक फॉस्फाइड, चूहा के विष के रूप में प्रयोग करते हैं जिंक फॉस्फाइड। आप इसमें देखेंगे युद्ध के समय धुआं का पर्दा बनाने के लिए प्रयोग करते हैं फॉस्फीन का, चूहा के विष के रूप में प्रयोग करते हैं जिंक फॉस्फाइड का। अच्छा, सड़ा हुआ अंडा के जैसा गंध है हाइड्रोजन सल्फाइड का, सड़ा हुआ अंडा के समान गंध आती है हाइड्रोजन सल्फाइड से, सड़ा हुआ अंडा के जैसा गंध आता है हाइड्रोजन सल्फाइड से। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है एथिलिक एसीटेट, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का, डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का, डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। एक बार फिर से देखिएगा, सड़ा हुआ अंडा के समान गंध आता है हाइड्रोजन सल्फाइड से, सड़ा हुआ अंडा के समान गंध आता है हाइड्रोजन सल्फाइड से। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रयोग करते हैं एथिल एसीटेट का, एथिल एसीटेट का। डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग करते हैं। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग करते हैं कि ब्रेड लचीलापन और मुलायम हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए प्रयोग करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। पेट की कहता है पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए प्रयोग करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक बार फिर से देखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। आगे देखिए, कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन होता है एक अधातु, कार्बन एक अधातु है, कार्बन एक अधातु है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होता है, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान भौतिक गुण अलग अलग हो अपरूप कहलाते हैं। कहता है वैसे पदार्थ जिसके रासायनिक गुण समान होता है भौतिक गुण अलग हो वह अपरूप कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कार्बन का 2 अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, आगे बढ़िए, इसको समझिएगा, ये बड़ा अच्छा, पहली बार हम भी देख रहे हैं। वैसा पदार्थ जिसके रासायनिक गुण समान होता है और भौतिक गुण अलग अलग होता है वो अपरूप कहलाता है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व 3.52 होता है और अपवर्तनांक 2.41 होता है।
हीरा का अपेक्षिक घनत्व 3.52 होता है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व 3.52 होता है और अपवर्तनांक 2.41 होता है। हीरा का आकार चतुष्कोणीय होता है। हीरा का आकार चतुष्कोणीय होता है। 1 कैरेट हीरा बराबर होता है 200 मिलीग्राम। 1 कैरेट हीरा बराबर होता है 200 मिलीग्राम। हीरा का उपयोग करते हैं कांच काटने में। हीरा का प्रयोग करते हैं शीशा या कांच को काटने में। दोस्तों ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट की रचना होती है षटफलकीय। ग्रेफाइट की रचना होती है षटफलकीय। ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं स्नेहक के रूप में। ठीक है, आगे चलिए। काला शीशा कहलाता है ग्रेफाइट। पेंसिल का लेड ग्रेफाइट का बना होता है। संसार के सभी जैव पदार्थ बने होते हैं कार्बनिक यौगिक के। संसार के सभी जैव पदार्थ बने होते हैं कार्बनिक यौगिक के। सभी कार्बनिक यौगिक का प्रमुख अवयव कार्बन है। सभी कार्बनिक यौगिक का प्रमुख अवयव कार्बन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, खनिज और अयस्क को देखेंगे। पृथ्वी तल के नीचे पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ कहलाते हैं खनिज। पृथ्वी तल के नीचे पाया जाने वाला जो भी प्राकृतिक पदार्थ है, तत्व या यौगिक, उसको खनिज कहते हैं। पृथ्वी तल के नीचे पाया जाने वाला प्राकृतिक पदार्थ, वो तत्व हो या यौगिक हो, कुछ भी हो, वह कहलाता है खनिज। वे खनिज जिससे धातु को आसानी से प्राप्त किया जाता है वह अयस्क कहलाता है। वो पदार्थ जिससे धातु को आसानी से प्राप्त करते हैं वह अयस्क कहलाता है। वे पदार्थ जिससे धातु को आसानी से प्राप्त करते हैं, जहाँ से धातु को प्राप्त कर लेते हैं, वो अयस्क कहलाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि गैंग कहलाता है। अयस्क में जो अब अशुद्धि रहता है उसको गैंग कहते हैं। अच्छा, खनिज एवं अयस्कों के धातुओं का निष्कर्षण धातु कर्म कहलाता है। खनिज एवं अयस्कों के धातुओं का निष्कर्षण धातु कर्म कहलाता है। चलिए, अब खत्म होने के कगार पर है। कहता है दोस्तों कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से होता है। तांबा का निष्कर्षण कॉपर पाइराइट से होता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से होता है और तांबा का निष्कर्षण कॉपर पाइराइट से होता है। लोहा का अयस्क है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट। तो हेमाटाइट को बोलते हैं FeO2, Fe2O3। हेमाटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O3 और सीडेराइट FeCO3। ध्यान से देखिएगा इसको, कभी कभी फॉर्मूले में पूछ देता है इसका। लोहा का अयस्क है ना हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट। तो हेमाटाइट का सूत्र है Fe2O3। हेमाटाइट Fe2O3, हेमाटाइट Fe2O3, हेमाटाइट Fe2O3। मैग्नेटाइट Fe3O3, मैग्नेटाइट Fe3O3, मैग्नेटाइट Fe3O3, सीडेराइट FeCO3, सीडेराइट FeCO3। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट से, लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट से होता है। जिंक प्राप्त होता है कैलामाइन से। जिंक प्राप्त होता है कैलामाइन से। लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट से होता है, जिंक प्राप्त होता है कैलामाइन से। सीनेबार अयस्क है पारा का। सीनेबार अयस्क है पारा का। सीनेबार अयस्क है पारा का। चलिए, अगला कहता है कि कैल्शियम, पोटासियम तथा कैडमियम का अयस्क है। देखिए, कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट। कैल्शियम का अयस्क डोलोमाइट। कैल्शियम का अयस्क डोलोमाइट। पोटासियम का अयस्क है नाइटर। 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 और कैडमियम का अयस्क है ग्रीनोकाइट। कैडमियम का अयस्क है ग्रीनोकाइट। कैडमियम का अयस्क है ग्रीनोकाइट। एक बार फिर देखेंगे। कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट। कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट। पोटेशियम का अयस्क है नाइटर। पोटेशियम का अयस्क है नाइटर और कैडमियम का अयस्क है ग्रीनोकाइट। अच्छा, मोनाजाइट अयस्क है थोरियम का। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। चांदी का अयस्क हॉर्न सिल्वर। चांदी का अयस्क हॉर्न सिल्वर। ठीक है, हॉर्न सिल्वर कहलाता है सिल्वर क्लोराइड। हॉर्न सिल्वर कहलाता है सिल्वर क्लोराइड। चांदी का निष्कर्षण अर्जेंटाइट से होता है। चांदी का निष्कर्षण अर्जेंटाइट से होता है। चांदी का निष्कर्षण अर्जेंटाइट से होता है। यूरेनियम का निष्कर्षण पिच ब्लेड से होता है। यूरेनियम का निष्कर्षण पिच ब्लेड से होता है। यूरेनियम को खोजा था क्लाप्रोथ ने 1789 में। यूरेनियम को खोजा था क्लाप्रोथ ने 1789 में। यूरेनियम को खोजा था क्लाप्रोथ ने 1789 में। एक बार फिर से। कैल्शियम का अयस्क डोलोमाइट। कैल्शियम का अयस्क डोलोमाइट। नाइटर किसका अयस्क है? पोटासियम का। नाइटर किसका अयस्क है? पोटासियम का। नाइटर किसका अयस्क है? पोटासियम का।
ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? कैडमियम का। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? कैडमियम का। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? कैडमियम का। अच्छा, मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। चांदी का अयस्क है हॉर्न सिल्वर। चांदी का अयस्क है हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर को कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। हॉर्न सिल्वर को बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। यूरेनियम का निष्कर्षण होता है पीच ब्लेंड से। यूरेनियम का निष्कर्षण होता है पीच ब्लेंड से। यूरेनियम का निष्कर्षण होता है पीच ब्लेंड से। यूरेनियम के खोज किया था क्लापरोथ ने 1789 में। यूरेनियम को खोजा था क्लापरोथ ने 1789 में। यूरेनियम को खोजा था क्लापरोथ ने 1789 में। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम है U-238। पृथ्वी पर पाया जाने वाला दोस्तों, पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम है U-238। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम U-238। यूरेनियम का उपयोग होता है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में। यूरेनियम का उपयोग होता है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में। यूरेनियम का उपयोग होता है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में। क्वार्ट्ज एक रूप है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। क्वार्ट्ज एक रूप है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। और क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। एक बार फिर से, यूरेनियम के खोज किया था क्लापरोथ ने 1789 में। यूरेनियम को खोजा था क्लापरोथ ने 1789 में। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम U-238। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम U-238। यूरेनियम का उपयोग होता है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में। यूरेनियम का उपयोग होता है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में। क्वार्ट्ज एक रूप है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। क्वार्ट्ज एक रूप है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। एक दो बार देखेंगे और चीज़ें पूरा अच्छी तरह से याद हो जाएगी। और दोस्तों, इसमें क्या ही कहें, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।